Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see chapter 5 भू संसाधन तथा कृषि of 12th class geography. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 5 भू संसाधन तथा कृषि का सॉल्यूशन करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। ठीक है, हमें यहाँ पर निम्न प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बंजर भूमि तथा कृषि योग्य भूमि व्यर्थ भूमि में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन क्या है? बंजर भूमि तथा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, बंजर भूमि वह भूमि जो प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती। बंजर भूमि वो भूमि होती है जो प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती है, जैसे बंजर पहाड़ी भूभाग, मरुस्थल व खड़ आदि। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि भूमि उद्धार तकनीक द्वारा इस भूमि को कृषि योग्य बनाया जा सकता है। भूमि उद्धार तकनीक द्वारा इस भूमि को कृषि योग्य बनाया जा सकता है। यह वह भूमि है जो पिछले 5 या उससे अधिक वर्षों तक पड़ती या कृषि रहित रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निवल बोया गया क्षेत्र तथा शकल बोया गया क्षेत्र में अंतर बताइए। ठीक है, हमें यहाँ पर निवल बोया गया क्षेत्र और शकल बोया गया क्षेत्र में अंतर बताना है। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। निवल बोया गया क्षेत्र वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती है। निवल बोया गया क्षेत्र वह क्षेत्र होता है, वह भूमि होती है जिस पर फसलें उगाई जाती है और काटी जाती है। उसे निवल बोया गया क्षेत्र अथवा शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। सकल बोया गया क्षेत्र वह कुल बोया गया क्षेत्र है। सकल बोया गया क्षेत्र वह कुल बोया गया क्षेत्र है। इसमें एक बार से अधिक बार बोए गए क्षेत्रफल को उतनी ही बार जोड़ा जाता है जितनी बार उस पर फसल उगाई जाती है। ठीक है, इसमें एक से अधिक बार बोए गए क्षेत्रफल को उतनी ही बार जोड़ा जाता है जितनी बार उस पर फसल उगाई जाती है। इस तरह सकल बोया गया क्षेत्र शुद्ध बोए गए क्षेत्र से अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत जैसे देश में गहन कृषि नीति अपनाने की आवश्यकता क्यों है? भारत जैसे देश में गहन कृषि नीति अपनाने की आवश्यकता क्यों है? इसका आंसर देखेंगे। भारत में निवल बोए गए क्षेत्र में बढ़ोतरी की संभावना सीमित है, अतः भूमि बचत प्रौद्योगिकी विकसित करना आज अत्यंत आवश्यक है, जिसमें प्रति इकाई भूमि में फसलें की उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। जिसमें प्रति इकाई भूमि में फसलों की उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। साथ ही गहन भू उपयोग से एक वर्ष में अधिकतम फसलें उगाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शुष्क कृषि तथा आर्द्र कृषि में क्या अंतर है? शुष्क कृषि तथा आर्द्र कृषि में क्या अंतर है? इसका आंसर देखेंगे। शुष्क कृषि यह कृषि भारत के उन शुष्क भूभागों में की जाती है। यह कृषि भारत के उन शुष्क भूभागों में की जाती है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है, इन क्षेत्रों में शुष्कता तो सहने की सक्षम रागी, बाजरा, मूंग, चना तथा ग्वार जैसी फसलें उगाई जाती है। आर्द्र कृषि इन क्षेत्रों में वे फसलें उगाई जाती हैं। आर्द्र कृषि इन क्षेत्रों में वे फसलें उगाई जाती है जिन्हें पानी की अधिकतम आवश्यकता होती है, जैसे चावल, जूट, गन्ना तथा ताजे पानी की जल कृषि। अधिक वर्षा के कारण ये क्षेत्र बाढ़ व मृदा अपरदन का सामना करते हैं। ठीक है, अधिक वर्षा के कारण ये क्षेत्र बाढ़ व मृदा अपरदन का सामना करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दें। हमें यहाँ पर निम्न प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों में देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
भारत में भू संसाधनों की विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं कौन सी है, उनका निदान कैसे किया जाए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। भारत में भू संसाधनों का निम्नीकरण एक गंभीर समस्या। भारत में भू संसाधनों का निम्नीकरण एक गंभीर समस्या है जो कि कृषि विकास की दोषपूर्ण नीतियों के कारण उत्पन्न हुई है। भू संसाधनों का निम्नीकरण एक गंभीर समस्या इसलिए है, भू संसाधनों का निम्नीकरण एक गंभीर समस्या इसलिए है क्योंकि इससे मृदा की उर्वरता क्षीण हो गई है। यह समस्या विशेषकर सिंचित क्षेत्र में अधिक भयावह है जिसके निम्नलिखित कारण है। ठीक है, फर्स्ट कारण देखेंगे, कृषि भूमि का एक बड़ा भाग जलाक्रांतता। कृषि भूमि का एक बड़ा भाग जलाक्रांतता, लवणता तथा मृदा क्षारकता के कारण बंजर हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अब तक लगभग 80 लाख हेक्टेयर भूमि लवणता व क्षारकता से कुप्रभावित हो चुकी है। अब तक लगभग 80 लाख हेक्टेयर भूमि लवणता व क्षारकता से कुप्रभावित हो चुकी है तथा 70 लाख हेक्टेयर भूमि जलाक्रांतता के कारण अपनी उर्वरता खो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कीटनाशकों, रसायनों व रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा परिच्छेदिका में जहरीले तत्वों का सांद्रण बढ़ा है। कीटनाशकों, रसायनों व रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मृदा परिच्छेदिका में जहरीले तत्वों का सांद्रण बढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सिंचित क्षेत्रों में फसल प्रतिरूप में दलहन का विस्थापन हो चुका है। सिंचित क्षेत्रों के फसल प्रतिरूप में दलहन का विस्थापन हो चुका है तथा वहां बहुफसलीकरण में बढ़ोतरी से प्रति भूमि का क्षेत्र कम हुआ है जिससे भूमि में पुनः उर्वरकता पाने की प्राकृतिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, उष्णकटिबंधीय आर्द्र क्षेत्र में जल द्वारा मृदा अपने तथा शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्र में वायु अपवर्तन का एक आम समस्या है। उष्णकटिबंधीय अर्ध क्षेत्र में जल तथा मृदा अपवर्तन तथा शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में वायु अपवर्तन एक आम समस्या है। ठीक है, ऊपर वर्णित सभी समस्याओं का निदान हम उपयुक्त प्रौद्योगिक व तकनीक विकसित करके कर सकते हैं। ऊपर वर्णित सभी समस्याओं का निदान हम प्रौद्योगिक व तकनीक विकसित करके कर सकते हैं। साथ ही समस्याओं को जन्म देने वाले क्रियाकलापों को नियंत्रित करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कृषि विकास की महत्वपूर्ण नीतियों का वर्णन करें। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कृषि विकास की महत्वपूर्ण नीतियों का वर्णन करें। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारतीय कृषि एवं जीवोपार्जक अर्थव्यवस्था जैसे थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना था। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार का मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना, जिसके लिए निम्न उपाय अपनाए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट, व्यापारिक फसलों के स्थान का खाद्यान्न फसलों को उगाना, व्यापारिक फसलों के स्थान पर खाद्यान्न फसलों को उगाना। ठीक है, सेकेंड, कृषि गहनता को बढ़ावा तथा कृषि योग्य बंजर तथा प्रति भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करना। कृषि योग्य बंजर तथा प्रति भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करना। प्रारंभ में इस नीति से खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा, लेकिन 1950 के दशक के अंत तक कृषि उत्पादन स्थिर हो गया था। ठीक है, प्रारंभ में पहले इस नीति से खाद्यान्न का उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन 1950 के दशक के अंत में
अंत तक कृषि उत्पादन स्थिर हो गया था। इस समस्या से के निपटने के लिए गहन कृषि जिला कार्यक्रम तथा गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। किंतु 1960 के दशक के मध्य दो अकालों से देश में अन्न संकट उत्पन्न हो गया था। ठीक है, 1960 के दशक के मध्य में दो अकालों के कारण देश में अन्न संकट उत्पन्न हो गया था। परिणाम स्वरूप दूसरे देशों से खाद्यान्नों का आयात करना पड़ा। ठीक है, दूसरे देशों से खाद्यान्नों का आयात करना पड़ा। साथ ही खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अन्य उपाय भी किए गए, जैसे कि मेक्सिको से गेहूं तथा फिलीपींस से चावल की अधिक उत्पादन देने वाली उन्नत किस्में मंगवाई गई। मेक्सिको से गेहूं तथा फिलीपींस से चावल के अत्यधिक उत्पादन देने वाली उन्नत किस्में मंगवाई गई। पैकेज प्रौद्योगिकी के रूप में सबसे पहले पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात के सिंचाई वाले क्षेत्रों में इन उच्च उत्पादकता वाली किस्मों को अपनाया गया। ठीक है, कृषि विकास की इस नीति से खाद्यान्नों के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिसे हरित क्रांति नाम दिया गया। ठीक है, कृषि विकास की इस नीति से खाद्यान्नों के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिसके कारण हरित क्रांति नाम दिया गया। इस क्रांति ने कृषि में निवेश को प्रोत्साहन दिया, जिसमें उर्वरकों, कीटनाशकों, कृषि यंत्रों, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिला। 1980 के बाद यह प्रौद्योगिकी मध्य भारत तथा पूर्वी भारत के भागों में तक फैल गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। योजना आयोग ने 1988 में कृषि विकास में प्रादेशिक संतुलन को प्रोत्साहन करने हेतु कृषि जलवायु नियोजन आरंभ किया। ठीक है, 1988 में कृषि विकास में प्रादेशिक संतुलन को प्रोत्साहित करने हेतु कृषि जलवायु नियोजन आरंभ किया, जिसमें कृषि, पशुपालन तथा जल कृषि के विकास पर बल दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1990 के दशक में उदारीकरण नीति तथा उन्मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था ने भारतीय कृषि विकास को प्रभावित किया है। इससे ग्रामीण अवसंरचना विकास की कमी, फसलों के समर्थन मूल्यों तथा बीजों, कीटनाशकों व रासायनिक उर्वरकों पर छूट में कटौती की गई। फिर भी भारतीय कृषि से उच्च उत्पादकता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। ठीक है।